हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिजिकल की केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री आपने लास्ट लेक्चर में अभी खत्म किया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 13 और 14 के बारे में मैं आपको क्लास 11th में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास 12th का टॉपिक ग्रुप 15 पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो ग्रुप 15 पी ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में आपका होता क्या है समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, तो सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक है बच्चों ये आपका ग्रुप 15। ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है नाइट्रोजन, ये आपका क्या होगा बच्चों फास्फोरस, ये आपका क्या होगा आर्सेनिक, ये आपका क्या होगा एंटीमोनी, और ये आपका क्या होगा बिस्मथ। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ एलिमेंट है जो कि आपके ग्रुप 15 से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले इसका हम अकरेंस को समझ लेते हैं। अकरेंस इसका क्या होता है बच्चों, अकरेंस इसका कहाँ होगा, कहाँ मिलता है बच्चों, ये उसको समझ लेते हैं। अकरेंस वाले टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले, देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो अकरेंस एक्चुअली में आपका नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का अकरेंस हम समझते हैं। सबसे पहले हम किसका अकरेंस समझते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन आपका एनवायरमेंट में मतलब एटमॉस्फेयर में 75% बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाइट्रोजन present in atmosphere 78% by volume in the form of N2, मतलब N2 के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। और साथ साथ इन अर्थ क्रस्ट बच्चों इसको समझना। इन अर्थ क्रस्ट में आपका कैसे प्रेजेंट करता है। अर्थ क्रस्ट में यह आपका बच्चों आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका, एक तो NaNO3 के प्रेजेंस में, NaNO3 के फॉर्म में, एक आपका KNO3 के फॉर्म में। ठीक है, KNO3 के फॉर्म में, एक आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा बच्चों NaNO3 के फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों चिली सॉल्ट पीटर। इसका नाम क्या होता है चिली सॉल्ट पीटर, और इसका नाम क्या होता है इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, नाम ध्यान रखना बच्चों, ये अक्सर नाम पूछा गया है चिली सॉल्ट पीटर, और इसका नाम क्या होता है KNO3 का बच्चों आपका इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये आपका क्यों आपका इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है बच्चों, इसका एक्चुअली NaNO3 और KNO3 क्या होता है, दोनों हाईली सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए इसको इससे एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपका लिटिल अमाउंट में क्यों होता है, क्योंकि NaNO3 और KNO3 हाईली सोल्यूबल NO3 माइनस आयन होता है, इसीलिए यह आपका इस तरीके से स्मॉल अमाउंट में, कौन से स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कौन से अमाउंट में प्रेजेंट होता है बच्चों, ये आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एन आपका नाइट्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों आपका नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, और हम और भी अकरेंस देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली अब आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्लास बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इकोलॉजी में, कि नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, क्या होता है बच्चों ये आपका इसी तरीके से देखो, ग्राउंड में जो भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो आपका कहाँ जाएगा, सबसे पहले
बायो, देखो यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका सबसे पहले कहां जाएगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपके बायोस्फीयर में जाएगा, फिर एटमॉस्फेरिक स्फीयर में जाएगा। इस तरीके से आपका साइकिल बन जाएगा। मतलब सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका अर्थ क्रस्ट में आएगा, अर्थ क्रस्ट के बाद वो फिर आपका एनिमल प्लांट के थ्रू फिर वो आपका एटमॉस्फेयर में। मतलब इस तरीके से आपका इनके बीच की क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है बच्चों एक्चुअली? ठीक है, नाइट्रोजन इन साइक्लिक फॉर्म बिटवीन बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बीच इसका नाइट्रोजन का एक साइकिल फॉर्म होता है। बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच आपका क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन का एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकरेंस किसका बच्चों? फॉस्फोरस का अकरेंस। तो फॉस्फोरस का अकरेंस कैसा होता है बच्चों? देख लेते हैं, समझ लेते हैं फॉस्फोरस का अकरेंस। ठीक है, फॉस्फोरस का भी अकरेंस हम समझ लेते हैं, तो देख लेते हैं। काफी इजी है। ठीक है, फॉस्फोरस का अकरेंस। अब देखो, फॉस्फोरस आपके बच्चों कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हाँ, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में आपका प्रेजेंट होगा। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देखो ध्यान से समझना बच्चों, अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। Ca3PO4 होल ट्वाइस CaX2। ठीक है, वेयर X विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, OH और ब्रोमीन। ठीक है, अब हम इसको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों? एपेटाइट। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर X की जगह अगर मैंने फ्लोरीन लिखा तो फ्लोरीन एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट। X की जगह मैंने क्लोरीन लिखा तो क्लोरो एपेटाइट, OH लिखा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ब्रोमीन लिखा तो ब्रोमीन एपेटाइट। तो इस तरीके से आपका इस फॉर्म में आपका प्रेजेंस होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये काफी अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, इसको कर सकते हो। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो ये होगा प्रेजेंट, वो कहां होता है? रॉक में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? ये आपका रॉक में, ये आपका मतलब रॉक के अंदर ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस इज ऑल्सो, इसमें और भी पॉइंट है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट in bone and teeth in the form of Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2। फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में आपके बोन और टीथ के अंदर भी प्रेजेंट होता है बच्चों ये। ठीक है, ये चीजों को आप लोग अच्छे से एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस is also present in DNA and RNA। आपको पढ़ाया था बच्चों फॉस्फाइट लिंकेज के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर भी आपका फॉस्फोरस आपका प्रेजेंस होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉस्फोरस के प्रेजेंस को देख लिया। यहाँ पर और भी हम बोल सकते हैं कि ATP में भी हो सकता है और ADP में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को जानते होंगे, बायोलॉजिकल टर्म है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
टीथ और बोन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? वो आपका फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में। टीथ और बोन में वो आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में। तो अब हम समझते हैं यहां पर ध्यान से एक एक करके, काफी इजी है, काफी इजी है। हम लोग एक एक करके ध्यान से समझेंगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। अब ये तो हमने फास्फोरस की बात कर ली। अब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आपका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। रेयर अमाउंट में ये आपका प्रेजेंट होगा। बहुत ही ज्यादा मतलब रेयर अमाउंट, मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये आपका प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर। ठीक है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आर्सेनिक का As2S3, इसका As2S3 और बिस्मिथ का। अब इस चीज को ध्यान रखो कि ये आपका सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आपका कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होता है। तो अकरेंस में बच्चों मैंने आपको नाइट्रोजन का अकरेंस काफी इंपॉर्टेंट था, फास्फोरस का अकरेंस काफी इंपॉर्टेंट था। तो इन दोनों को तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं अगला टॉपिक। अगला अब हम इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं बच्चों। एटॉमिक प्रॉपर्टीज तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। यहां पर फिर से आपका पीरियोडिक टेबल का रिवीजन होगा, तो उस चीजों को ध्यान से समझो बच्चों। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहां पर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं सबका बच्चों। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP3। तो ये आपका कौन से पीरियड में आता है बच्चों? ये आपका कौन से पीरियड में आता है बच्चों? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये आपका आता है बच्चों सेकंड पीरियड में। ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड और ये आपका आता है सिक्स पीरियड में। ठीक है, सेकंड पीरियड में आता है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 2s2 2p3। अगर ये थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2 3p3। आउटर मोस्ट का लिख रहा हूं बच्चों मैं, आउटर मोस्ट छोड़ो, मैं आपको एक एक करके ध्यान से बताता हूं सारा। हीलियम, नियॉन, इस ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 2s2 2p3, यहां पर आएगा 3s2 3p3, यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका 3d10 4s2 4p3। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिख रहे हैं, 4d10 4s2 4p3 4f14 5d10 यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5d10। ये सब आप लोग जानते हो बच्चों, इन सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है, ये सब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जो कि आपके नाइट्रोजन फैमिली का होता है। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए सारे के सारे। अब हम सेकंड पॉइंट चलते हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई। सेकंड पॉइंट एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से समझना बच्चों एटॉमिक रेडियाई। अब देखो यहां पर इन जनरल
आप लोग जानते हो कि एटॉमिक रेडियाई जब मैं वो एटॉमिक रेडियाई आपका कब बढ़ेगा, जब मैं अलोंग द पीरियड, मतलब पीरियड में यहां से यहां मूव करूंगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियाई क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और टॉप टू डाउन जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियाई आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है बच्चों, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ने वाला है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ेगा। क्यों होगा ऐसा समझ लेते हैं। यहां पर एटॉमिक रेडियाई को मैं यहीं पर बताता हूं, देखो ध्यान से समझना बच्चों। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, ये आपका 5th ए ग्रुप होता है। तो 5th ए ग्रुप का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता है किससे बच्चों, किससे, यहां पर 4th ए और यहां पर 6th ए। 6th ए ग्रुप से एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता है और यहां पर इसका आपका 4th ए ग्रुप से कम होता है। ठीक है बच्चों, मतलब नाइट्रोजन फैमिली बीच में, यहां ऑक्सीजन फैमिली और यहां पर कौन सी फैमिली, आपकी कार्बन फैमिली। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप 14 ग्रुप, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 15th ग्रुप, इसको हम क्या बोल सकते हैं 16th ग्रुप। इस तरीके से आप इस चीजों को ध्यान रखो, काफी इजी है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने जनरल ट्रेंड्स में ये सब कुछ पढ़ा ही होगा बच्चों। अब देखो यहां पर मूव डाउन टू द, मैं लिखता हूं, अगर मैं मूव डाउन टू द पीरियोडिक टेबल में अगर मैं नीचे की ओर मूव करूंगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ेगा। जब आपका एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल के एडिशन की वजह से ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा शेल के एडिशन की वजह से ये आपका यहां पर एटॉमिक रेडियाई डाउन टू द ग्रुप आपका बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूं बच्चों में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके काम के हैं उसको मैं देख लेता हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं इजीली, ताकि आपको और याद हो जाए। तो देख लेते हैं यहां पर नोट डाल के लिखना, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस हाईली इंक्रीमेंट इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में हाईली इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आर्सेनिक टू एंटीमनी, तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका स्लो डाउन हो, मतलब जैसे जैसे अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन टू फास्फोरस आपका बहुत ज्यादा होगा, फिर आपका स्लो डाउन आपका हो जाएगा। लो इंक्रीमेंट इन एटॉमिक रेडियाई में आपका लो इंक्रीमेंट होगा। ऐसा क्यों होगा, आप लोग देख सकते हो, जहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वहां पर आर्सेनिक में 3D लिखा था। ठीक है, आर्सेनिक में मैंने 3D लिखा था, और आर्सेनिक टू बिस्मथ कर लो, आर्सेनिक टू बिस्मथ। एंटीमनी में मैंने क्या लिखा था, आर्सेनिक में मैंने 3D लिखा था। आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो बच्चों, एंटीमनी में मैंने क्या लिखा था, 4D लिखा था, लेकिन आपका बिस्मथ में मैंने क्या लिखा था, 4F लिखा था और 5D लिखा था, ये सब लिखा था। अब आप जानते हो कि इन सब का पुअर शील्डिंग होता है। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D and F ऑर्बिटल,
डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब ध्यान से समझो कि लोअर इंक्रीमेंट क्यों होता है एटॉमिक रेडियस में, क्योंकि आपका एफ और डी ऑर्बिटल का क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग होता है। एफ और डी ऑर्बिटल का अगर आपका पुअर शील्डिंग नहीं होगा तो इंक्रीमेंट आपका लो नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट कम होगा। बात क्लियर है बच्चों, ये तो था हमारा एटॉमिक रेडियस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान से समझेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती क्या है बच्चों, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों की होती क्या है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में बात करूंगा तो आप लोग जानते हो कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जनरली हमारा देखो, अगर मैं जनरली लिखूं, जनरली हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब हमारा 6th ए ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए 5th ए से, और फिर 4th ए का कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये ट्रेंड गलत है, ठीक है। क्यों गलत है बच्चों, ये तो सही है लेकिन ये दोनों गलत है, यहां पर एरर है। क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, 5th ए ग्रुप हैविंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल। 5th ए ग्रुप आपका क्या रखता है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फैक्टर इट गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, क्यों, हाफ फील्ड और ऑर्बिटल। अब इस वजह से क्या होगा कि यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा इन पीरियड 4th ए ग्रुप का सबसे कम, उसके बाद 4th ए ग्रुप, यहां पर इसको इधर कर लो बच्चों, 4th ए ग्रुप का सबसे कम, 2 मिनट, 4th ए ग्रुप का सबसे कम, फिर आपका 6th ए ग्रुप, फिर आपका सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5th ए ग्रुप का। तो 5th ए ग्रुप का आपका क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इन दोनों में आपका क्या होता है, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, नॉट हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बोलना चाहूं तो इस तरीके से होगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर, ये तो मैंने पीरियड में बात कर लिया, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप बात कर लूं, डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं टॉप टू डाउन, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं, टॉप टू डाउन या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्यों होती है ऐसा, क्योंकि साइज आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वाले पॉइंट पीरियोडिक टेबल में अच्छे से, पीरियोडिक टेबल में ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट काफी अच्छे से समझना बच्चों, काफी अच्छे से, और सिंपली आप ना थियोरी को एक बार रीड करते जाओ, आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान। मतलब थियोरी आपको रीड करते हुए जानी है, बाकी आपको पूरा चैप्टर काफी आसान लगेगा। तो आप लोग कोशिश करो, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्चुअली में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, ई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी। आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वो ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में ये आपका चला गया अपने आप, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसमें ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल,
ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 15 एलिमेंट का नेगेटिव होता है, और अदर एलिमेंट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि नेगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या है। जनरली देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बोलना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं बोलूं फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए बात करूं तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं डेल्टा एच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव होता है। तो अब देखो यहां पर नेगेटिव, और यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आने की वजह से ये आपका क्या हो जाता है बच्चों? एंडोथर्मिक फिनोमिना। क्या हो जाता है बच्चों? ये आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस आपका होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किस में होता है बच्चों? पॉजिटिव में। और अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूंगा तो दूसरे एलिमेंट में पहले ही पॉजिटिव होता है। फॉर ग्रुप 15, फॉर अदर एलिमेंट्स के लिए बात करूंगा तो डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका पहले फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ई है। अब ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। बात क्लियर है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सब आपको लोगों को पीरियोडिक टेबल में अच्छे से बताया होगा। तो इस चीज को ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझिए बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर मैं आपको अच्छे से बताता हूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो गया बच्चों आपका। तो यहां पर क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ जाएगी? 2.0, इसकी 1.9, इसकी 1.9। ठीक है, इस तरीके से होती है बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज। अब ध्यान से समझना, डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of element will decrease, hence metallic character increase। मतलब आपका डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इसका मतलब आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, ध्यान से समझना। सो दैट्स वाई यहां पर हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होता है? नॉन मेटल। ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल। ये दोनों आपके क्या होते हैं? सेमी मेटल।
और ये आपका क्या होता है बच्चों, आपका मेटल। तो इस चीज से हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी कैन एक्सप्लेन मेटालिक कैरेक्टर इजीली। हम मेटालिक कैरेक्टर को इजीली हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर को हम इससे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी बच्चों, और भी प्रॉपर्टी हम देखते हैं एक एक करके। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका होता क्या है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल बताता हूं। मैं मेल्ट डाउन टू द ग्रुप, मूव डाउन टू द ग्रुप, मूव डाउन टू द ग्रुप, टू द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आपका घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आपका घटेगा। ठीक है, बात क्लियर है, विल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं अलग से लिखाता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। ठीक है, काफी इजी है। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, फॉर मेल्टिंग पॉइंट, फॉर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। ठीक है, बट Sb2Bi मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चों यहां से, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो बात को ध्यान से समझेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा होने का एक ही सिंपल रीजन है बच्चों। यहां पर एक ऐसा होने का सिंपल रीजन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल रीजन हम इसमें, कि इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहां पर बोला कि एंटीमनी टू बिस्मथ आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, रीजन क्या है। ठीक है, इसका रीजन मैं ऊपर बता रहा हूं इस पॉइंट का, तो रीजन समझेंगे। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। इनर्ट पेयर इफेक्ट, when we move down to periodic table in group 14, 15 and 16, lower oxidation number is highly stable, lower oxidation number is highly stable, hence in group 15 plus 3 oxidation state is stable. ठीक है, this will be conclude that arsenic and antimony and bismuth will form 3 bonds, will form 3 covalent bond। मतलब आप बात को ध्यान से समझना, जैसे ही मूव डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो +3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका स्टेबल होता है। जब आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर स्टेबल होगा तो इसका मतलब वो आपके 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर अगर मैंने बात किया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
ठीक है, यहां तक तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, इसमें भी 3 बॉन्ड बनाएगा, यहां तक तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। अब 5 बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान होता है, 5 बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान होगा कि 3 बॉन्ड्स को, तो 3 बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान होगा। तो शुरुआत में क्या होगा, तो इसका मतलब आपका N2AS आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन Sb2Bi मेल्टिंग पॉइंट आपका घटता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, Sb2Bi घटता जाएगा। तो इस तरीके से इसका कुछ ऑर्डर में लिखा देता हूं बच्चों, आपको कोई इतना इसमें लॉजिकल वाले बातें नहीं है, आप लोग इसका लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, आर्सेनिक का आप बोल सकते हो। आर्सेनिक के बाद किसका होगा बच्चों, यहां पर आर्सेनिक के बाद होगा बच्चों आपका यहां पर एंटीमोनी का। एंटीमोनी के बाद आपका किसका होगा, यहां पर एंटीमोनी के बाद होगा बच्चों आपका बिस्मिथ घटेगा। बिस्मिथ के बाद आपका किसका होगा, फॉस्फोरस, और सबसे लास्ट में का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और कहीं और बुकों में कुछ और दिया होगा तो ये आपका एनसीईआरटी के वो अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही ध्यान रखना है, यही आपका सही होता है, ठीक है। हम लोगों को अदर कोई ऑप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखने के लिए सिंपल एक तरीका है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड एंटीमोनी टू बिस्मिथ मेल्टिंग पॉइंट विल व्हाट, डिक्रीज, ठीक है। ये आपको काफी इजी है। अब हम बात करते हैं यहां पर एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स ये आपके एलोट्रोपिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एलोट्रोप्स अब बात को समझना, एलोट्रोप्स क्या होता है बच्चों, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all atoms of group 15 can form allotropes, ठीक है। नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एटम आपके ग्रुप 15 के क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, एलोट्रोप फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप देखो फॉस्फोरस आपके 3 एलोट्रोप में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक AS और एंटीमनी। फॉस्फोरस आपका कौन सा, येलो बोलो व्हाइट बोलो, ठीक है, बात एक ही है, रेड और यहां पर ब्लैक, ठीक है। यहां पर क्या होगा, येलो फॉर्म में ये भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए मैंने लिखवाया, वो व्हाइट लिखाते हैं अक्सर, व्हाइट भी होता है लेकिन येलो मैंने इसलिए रखा है कि तीनों आपको यही चीज याद होगा, तो इसको लिख लो व्हाइट येलो, ठीक है। तो येलो और ये आपका ग्रे और ये आपका सिल्वरी ग्रे, इस फॉर्म में ये आपका प्रेजेंट होता है बच्चों। तो मतलब अब आप समझ सकते हो कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एटम्स कैन फॉर्म एलोट्रोप्स, मतलब अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एलोट्रोप्स के बारे में आप लोग जानते हो, एलोट्रोप्स के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो कि एलोट्रोप्स आपका होता क्या है, किस तरीके से हम एलोट्रोप्स के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हम इसमें एलोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे, ये सब आप काफी अच्छे से जानते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलोट्रोप्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट आपके एलोट्रोप्स बनाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल के बारे में भी बता दिया, मेटेलिक कैरेक्टर के भी बारे में बता दिया बच्चों मैंने। अब हम एक एक करके चलते हैं, कहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं तो समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, मतलब अपने आप के साथ जुड़ जाना, वो आपका सेल्फ लिंकेज एबिलिटी होता है, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है।
आप ध्यान देना, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर इस बात को ध्यान से समझना, अगर मैं नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, अभी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, हमेशा जब भी आपका सेल्फ लिंकेज होगा तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा। ध्यान से समझना, सेल्फ लिंकेज होगा तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। अब देखो इन दोनों में से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आपका किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? फास्फोरस का। नाइट्रोजन का क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा, हाईली लोन पेयर, रिपल्शन फोर्स विल बी एक्ट हियर। रिपल्शन फोर्स विल बी एक्ट हियर। यहां पर हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, हाईली रिपल्सिव फोर्स आपका यहां पर एक्ट करता है। जो हाईली रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने की वजह से यहां पर ये कैटिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे? आर्सेनिक से। तो अगर मैं बात करूं कैटिनेशन पावर, तो कैटिनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? आपकी फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन के बाद आर्सेनिक की। लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं बनाता, उस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है आर्सेनिक की। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी लिटिल बिट ज्यादा होगी आर्सेनिक से। बस इस चीज को ध्यान देना, कैटिनेशन टेंडेंसी आपके फास्फोरस की ज्यादा होती है इस पीरियड में सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब all other elements of group 15 can form, मतलब ग्रुप 15 के और भी बचे हुए एलिमेंट क्या फॉर्म कर सकते हैं? कैन फॉर्म, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कैन फॉर्म पॉलीएटॉमिक सॉलिड। ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर सकते हैं? पॉलीएटॉमिक सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि नाइट्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द डाईएटॉमिक फॉर्म। नाइट्रोजन हमेशा कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा बच्चों? डाईएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, डाईएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। डाईएटॉमिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के पास यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड से बॉन्डेड है, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड है। ध्यान से समझना, यहां पर 2 आपके पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यह पाई बॉन्ड आपके कौन से है बच्चों? पी पाई, और यहां पर भी पी पाई बॉन्डिंग है। और पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से ये आपको कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है। और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, ध्यान से समझना, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये जो N2 मॉलिक्यूल है वो आपका क्या हो जाता है बच्चों? केमिकली इनर्ट भी हो जाता है। क्या हो जाता है? केमिकली इनर्ट हो जाता है। बात क्लियर है, केमिकली इनर्ट होता है मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो केमिकली इनर्ट मतलब विच कैन नॉट रिएक्ट इजिली मीन्स एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे इजिली रिएक्ट ना करे उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकली इनर्ट, ठीक है। केमिकली इनर्ट भी आपका इसी वजह से आपका ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी को समझा बच्चों, जो कि काफी इजी है। आपको क्या समझना है? एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट किया। देन आफ्टर मैंने सबका बताया, ठीक है। अभी मैं सबके पॉलीएटॉमिक सॉलिड्स भी बताऊंगा बच्चों आपको एक एक करके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन नंबर।
काफ़ी इजी है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बात करूं नन मेटल का क्या होता है, नन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होता है बच्चों, ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर मतलब ग्रुप नंबर में से 8 माइनस करो से ग्रुप नंबर, मतलब ग्रुप नंबर कितना है बच्चों इसका 5th, 5 - 8 to 5, तो कितना हो जाएगा -3 to 5। इसका क्या हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर नन मेटल का। तो इस ग्रुप में आपके दो नन मेटल होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो अभी हम बात करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता क्या है एक्चुअली में, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों का होता क्या है उसको समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, अभी हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन इजीली फॉर्म -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कैन इजीली फॉर्म। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का -3 फॉर्म काफी इजीली होता है। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर आपका काफी इजीली होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। किसमें होगा देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से कंपाउंड, Ca3P2। ठीक है, ये लिख दिया, Na3N बनाता ही नहीं है, Li3N, Aln, इन सब में नाइट्रोजन का -3 और कैल्शियम का भी, यहाँ पर फॉस्फोरस का भी क्या है बच्चों -3 है। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर कैल्शियम 3N2, यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैग्नीशियम 3P2। तो इन सब में आप लोग देख सकते हो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -3। तो इन सब में वो -3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दे दें यहाँ पे मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन found in +2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ठीक है, कौन सा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो आप लोग निकाल सकते हो बच्चों ये, जैसे N2H4, ठीक है, या फिर P2H4। इन दोनों में आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो सॉरी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। लो होने की वजह से यहां पर आपका क्या होता है, N2H4 मतलब अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो 2x + 4 + 1 = 0, देन x = -2। सिमिलरली इसके लिए भी होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी होगा। देखो क्या होता है एक्चुअली में, फॉस्फोरस की थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी मतलब फॉस्फोरस का ज्यादा होता है, लेकिन कितना अप्रोक्सीमेट इक्वल भी होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल या फिर लिटिल, मतलब थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा होता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर भी हाइड्रोजन आपके कौन से फॉर्म में होता है, +1 के फॉर्म में, और यहां पर भी हाइड्रोजन आपके कौन से फॉर्म में होता है, +1 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपका क्या फॉर्म करता है बच्चों, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। इससे आपको पता पड़ गया। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो मैं लिखा रहा हूं उसको ऐसे ही समझते जाओ ध्यान से। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है बच्चों, कौन सा, जैसे NH2OH। अगर मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, n का निकालना है x, तो x + 2 + 1 और OH का -1 = 0, देन x = -1। तो इस तरीके से इस फॉर्म में आपका नाइट्रोजन भी आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी बात कर लेते हैं हम अच्छे से, एक एक करके।
ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों। तो आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं। अब देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो मोस्ट फेवरेबल, जो आपका मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, +5। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है बच्चों, +5 होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो +5 आपका अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, अप टू द ग्रुप जाएंगे, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला स्टेबल होगा, +3 वाला आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर अप टू द ग्रुप जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका +5 वाला स्टेबल होता जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, इसका होने का रीजन क्या है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू द व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों ये ऐसा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिखना बच्चों। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट in between +1 to +4। ठीक है, +1 to +4। ठीक है, +1 to +4 which tendency to disproportionate reaction। जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपका अगर +1 से +4 के बीच होगा, which have tendency to डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का टेंडेंसी रखता है। देखो कैसे समझते हैं उस चीज को, फिर मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, एक साथ लिखाऊंगा जब मैं, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे HNO2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 और NO। ठीक है, HNO3 और NO डिस्प्रपोर्शनेट होने का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, N का +4, यहां पर कितना है बच्चों, +5, और यहां पर कितना है, +2। तो देखो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो एक बार रिडक्शन भी हुआ, तो ये होता है बच्चों आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है बच्चों आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात क्लियर है, ये तो था इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पर, अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट टू +5 एंड +3 कंपाउंड, +5 और +3 कंपाउंड में डिस्प्रपोर्शनेट आपका हो जाता है। अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा तो इस तरीके से होगा, और अगर फॉस्फोरस का कंपाउंड होगा तो आपका किस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट होगा, आपका होगा +5 और -3। और दोनों रिएक्शन यहां पर तो केवल और केवल एसिडिक मीडिया चाहिए, यहां पर एसिडिक मीडियम चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। नाइट्रोजन की केस में एसिडिक मीडियम, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके केस में तो यहां पर एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, अभी मैं आपको काफी हाईली लेवल पे नेक्स्ट क्लास में मैं इसके
रिएक्शन को समझाऊंगा कि क्या एक्चुअली में रिएक्शन होता है, कैसे होता है, किस तरीके से प्रोग्रेस होता है। तो आज तक के लिए आप इतना ही, एक बार थियोरी को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मेमोराइज होती जाएगी, सारी चीजें डे टू डे मेमोराइज होती जाएगी। और अगर जितना ज्यादा आप लोग अभी थियोरी पे फोकस करोगे तो आगे जाके उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स ग्रोथ करेंगे बच्चों। तो आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।